नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, चंदवानी सर वाली क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। आज हमारी हिंदी साहित्य का इतिहास की 5वीं कक्षा है और इस 5वीं कक्षा में हम आज बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ और महत्वपूर्ण ग्रंथों की। कल तक हम बात कर चुके हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के जो प्रारंभिक प्रयास हैं उनकी, और साथ ही हमने बात की थी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो पहला प्रयास किया गया था गारसद तासी के द्वारा, उनके ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेतूर एंदुये हिंदुस्तानी की हमने कल के वीडियो में बात की थी। उसका लिंक आपको ऊपर दिया जा रहा है, आप वहां क्लिक करके पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं। और आज हम बिना समय गंवाए हमारे अगले बिंदु पर चलते हैं। आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसमें जो पहला ग्रंथ आता है गारसद तासी के बाद वह आता है मौलवी करीमुद्दीन का। तो मौलवी करीमुद्दीन का जो ये ग्रंथ है ये मूलतः है जो गारसद तासी का ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेतूर एंदुये हिंदुस्तानी, उसके अनुवाद स्वरूप यह ग्रंथ लिखा गया था। 1848 में दिल्ली कॉलेज से मौलवी करीमुद्दीन ने अपना ग्रंथ प्रकाशित करवाया। इस ग्रंथ का नाम है तज़किरा-ई-शुअराई। इसका एक दूसरा नाम भी आता है तबकातुश्शुआस। इन नामों को आप याद कर लें, तज़किरा-ई-शुअराई और तबकातुश्शुआस। ये जो ग्रंथ है यह ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया है और इसमें कुल 1004 कवियों के विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। हालांकि यह ग्रंथ गारसद तासी के ग्रंथ का अनुवाद करते हुए लिखा गया, लेकिन इसमें मौलवी करीमुद्दीन जी ने बहुत अपने महत्वपूर्ण प्रयास करते हुए और मौलिक प्रयास करते हुए अनेक नए कवियों को भी शामिल किया और इस तरह से यह ग्रंथ पूरी तरह से अनुदित ग्रंथ न रह करके अर्ध मौलिक या अर्ध अनुवादित ग्रंथ कहलाता है, क्योंकि 738 कवियों के बाद इन्होंने अपनी ओर से भी प्रयास किए, शोध कार्य किए और 738 कवियों की जो संख्या थी उसे इन्होंने 1004 तक पहुंचा दिया। तो आइए अब बात करते हैं इस ग्रंथ की कुछ कमियों की और इस ग्रंथ का महत्व किस कारण से है, इसको हम जान लेते हैं। तो इस ग्रंथ की जो सबसे बड़ी कमी है वो है इस ग्रंथ में हिंदी के कुल 62 कवियों को शामिल किया गया है। हाँ जी, वैसे तो इस ग्रंथ में कुल 1004 कवि हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने गारसद तासी की परंपरा का पालन किया है तो इन्होंने उर्दू कवियों को ज़्यादा शामिल किया है और जहां गारसद तासी ने 72 हिंदी कवियों को शामिल किया था, इन्होंने कुछ कम करके उसकी संख्या को 62 कर दिया है। तो ये इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी कमी है। इसके साथ साथ इस ग्रंथ में भी काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया है, जैसा कि गारसद तासी ने किया था। गारसद तासी ने भी काल विभाजन नहीं किया था, नामकरण नहीं किया था, इन्होंने भी उसी परंपरा का पालन किया है। लेकिन इस ग्रंथ का महत्व किस लिए है, तो ये ग्रंथ 2 कारणों से बड़ा महत्व है कि इस ग्रंथ में सर्वप्रथम कवियों के काल क्रम का ध्यान रखा गया है, यानी कि कवियों के जो विवरण दिए गए हैं वो काल क्रमानुसार दिए गए हैं। हमारी जो दूसरी पद्धति थी जो हमने पहले पढ़ी थी हमारी तीसरी कक्षा में, इतिहास लेखन की विविध पद्धतियां हमने जहाँ पढ़ी थी, और उसमें जो दूसरी पद्धति थी काल क्रमानुसार या काल क्रम पद्धति, तो उस पद्धति का ध्यान रखते हुए इन्होंने अपने कवियों को काल क्रमानुसार उन्होंने वर्गीकृत किया है, लेकिन इन्होंने काल विभाजन नहीं किया है, नामकरण नहीं किया है। साथ ही एक प्रश्न और पूछा जा सकता है इनके बारे में कि ये पहले भारतीय हैं, क्योंकि इससे पहले गारसद तासी ने ग्रंथ लिखा था, वो फ्रेंच विद्वान थे, विदेशी विद्वान थे। ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रयास किया। हालांकि कई बार इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है, लेकिन विकल्प में इनका नाम नहीं होता है। तो यदि इनका विकल्प में नाम न हो और आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखा, तो इसका उत्तर मौलवी करीमुद्दीन नहीं होता है। कई बार यदि मौलवी करीमुद्दीन ऑप्शन में है तो हमें मौलवी करीमुद्दीन उत्तर देना है, लेकिन यदि इनका नाम नहीं है तो फिर एक व्यक्ति का नाम आता है जो इनके बाद आते हैं, उनका नाम है शिव सिंह सेंगर। तो चलिए अब हम बात करते हैं शिव सिंह सेंगर जी की। शिव सिंह सेंगर हिंदी साहित्य में
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि इनके बारे में एक बात बहुत खास है कि ये पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर थे, लेकिन पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर रहते हुए ये हिंदी, संस्कृत, फारसी के बड़े विद्वान थे। इन्हें पुस्तकों से बड़ा अनुराग था, ये विद्या के बड़े व्यसनी थे। इनके पास बहुत सारी पुस्तकें थी। इन्होंने अपने घर में एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की थी, और जब इनके पुस्तकालय में बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकें हो गई तो इन्होंने मन बनाया कि इन सारी पुस्तकों के जितने भी कवि हैं उनको एक ग्रंथ के रूप में, उनके ग्रंथों का विवरण देते हुए, उन कवियों का परिचय देते हुए एक ग्रंथ बनाने की योजना इनके द्वारा बनाई गई। और 1883 में शिव सिंह सेंगर द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था शिव सिंह सरोज। हालांकि इस ग्रंथ का पहला संस्करण 1878 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था, लेकिन कई बार परीक्षाओं में 1878 विकल्प में नहीं होता है, और जो इसका उत्तर माना जाता है वो 1883 माना जाता है। लेकिन कई बार प्रश्न पूछ लिया जाए कि इस ग्रंथ का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ, तो 1878 में इस ग्रंथ का प्रकाशन पहली बार हो चुका था। इनका दूसरा जो संस्करण था वो 1883 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन ये ग्रंथ 1883 वाला जो संस्करण है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसीलिए इसी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। इस ग्रंथ में 1003 हिंदी कवियों की रचनाओं के उदाहरण दिए गए हैं। ये बात ध्यान रखने की है, यह भी बात ध्यान रखने की है, यह जो ग्रंथ है इसमें हिंदी भाषा में हिंदी के 1003 कवियों की रचनाओं के उदाहरण दिए गए हैं। इससे पहले इतने सारे हिंदी कवियों का वर्णन इससे पहले के 2 ग्रंथों में नहीं मिलता है। एक और बात जो इस ग्रंथ के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है कि इस ग्रंथ में 687 कवियों की तिथियां भी बताई गई हैं। देखिए, इससे पहले तक किसी ने भी ऐसा प्रयास नहीं किया है, लेकिन इन्होंने 687 कवियों की तिथियां बताने का प्रयास किया। साथ ही साथ इन्होंने 53 ऐसे कवियों का भी वर्णन किया है जो उस समय तक विद्यमान थे। साथ ही ऐसे 263 कवियों की इन्होंने वर्णन किया है जिनकी तिथियां इन्हें किन्हीं कारण से पता नहीं चल पाई। तो कुल मिलाकर के इस तरह से इन्होंने 1003 हिंदी के कवियों का विवरण अपने ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। यह ग्रंथ इसलिए बहुत लोकप्रिय है कि इस ग्रंथ का जो 7वां संस्करण है वो 1926 में प्रकाशित हुआ, और 1970 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से इसका एक नवीनतम संस्करण भी प्रकाशित हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि यह 1970 तक यह ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण था, और आज तक जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनके लिए इस ग्रंथ का महत्व कम नहीं हुआ है। इस ग्रंथ के बारे में यह भी महत्वपूर्ण बात है कि इस ग्रंथ की जितनी भी सामग्री है उसके लिए शिव सिंह सेंगर जी ने कालिदास त्रिवेदी, जो कि रीतिकालीन कवि थे, उन रीतिकालीन कवि के ग्रंथ कालिदास हजारा से इन्होंने बड़ी सहायता ली है, और 1 वर्ष और 3 माह के कठोर परिश्रम से इन्होंने इस ग्रंथ को तैयार किया और ऐसी अनुपम निधि हिंदी साहित्य को प्रदान की। आइए अब बात कर लेते हैं इस ग्रंथ की कमियों की। और इस ग्रंथ की जो कमियां हैं, इस ग्रंथ की कमियां गारसा तासी के ग्रंथ की कमियों से कुछ कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी काल विभाजन का प्रयास नहीं किया है, और जो कवियों के विवरण हैं वो उनके नाम के हिंदी वर्णमाला क्रम के अनुसार इन्होंने कवियों के विवरण प्रस्तुत किए हैं, जैसा कि गारसा तासी ने किया था। वर्णमाला जो पद्धति है उसके अनुसार इन्होंने कवियों के विवरण प्रस्तुत किए हैं। गारसा तासी ने भी उसी पद्धति से विवरण प्रस्तुत किए थे। अंतर सिर्फ इतना है कि गारसा तासी ने अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग किया, जबकि इन्होंने हिंदी वर्णमाला क्रम का प्रयोग किया है। और एक इतिहास ग्रंथ लिखने में जिस तटस्थता, जिस पर्यवेक्षण और वर्गीकरण की क्षमता का प्रदर्शन होना चाहिए, उसका यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। एक बात जो इन्होंने अपने ग्रंथ में मानी है लेकिन बाद में वह अप्रामाणिक सिद्ध हो गई है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि इन्होंने पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का पहला कवि माना है, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने हिंदी साहित्य के आदिकाल ग्रंथ में इस कवि को, यानी पुष्य कवि को, 9वीं शताब्दी का पुष्पदंत कवि मानते हैं। यह बात बाद में जाकर के शिव सिंह सेंगर के जो प्रथम कवि जिसको शिव सिंह सेंगर मानते हैं उसको बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी बाद का कवि मानते हैं। यह अप्रामाणिक सिद्ध हो चुकी है। और अब हम बात करते हैं इस ग्रंथ के महत्व की। तो इस ग्रंथ का बड़ा महत्व है क्योंकि यह हिंदी में लिखा गया पहला हिंदी साहित्य का इतिहास है।
हिंदी में लिखा गया पहला हिंदी साहित्य का इतिहास है। और जब प्रश्न पूछा जाए कि वो पहले भारतीय कौन हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, और यदि विकल्प में मौलवी करीमुद्दीन न हो तो उत्तर आएगा शिव सिंह सेंगर। आइए अब कुछ और बिंदुओं की बात कर लेते हैं। इन्होंने हिंदी के कवियों की संख्या, जो अब तक मौलवी करीमुद्दीन के ग्रंथ में 62 थी और गारसर तासी के ग्रंथ में 72 थी, उसको बढ़ाते हुए हिंदी के जो प्राप्त कवि हैं उनकी संख्या को 1003 तक पहुंचा दिया। ये एक बहुत महान कार्य था। जब साहित्य के संबंध में सामग्रियां उपलब्ध नहीं थी, उस समय 1003 कवियों को खोज लेना अपने आप में हिंदी साहित्य के लिए एक बड़ा योगदान है। इन्होंने हिंदी की जड़ की खोज करते हुए 7वीं शताब्दी के कवि पुष्य और पुंड को हिंदी का पहला कवि माना है। यह प्रश्न अनेक बार पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। हिंदी के पहले कवि शिव सिंह सेंगर के द्वारा कौन माने गए हैं, तो वो पुष्य और पुंड होते हैं। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। क्योंकि प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है, पहले इस बात को समझ ले। प्रस्थान बिंदु वह बिंदु होता है जहां से कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है। तो यहाँ से हिंदी साहित्य के इतिहास ने चलना शुरू किया है, ऐसा माना जाता है। इसलिए इस ग्रंथ को कहा जाता है हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु। क्योंकि इस ग्रंथ से पहले इतने कवियों का परिचय किसी ने नहीं दिया था, इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में यह एक महान कार्य माना जाता है। और आने वाले जितने भी इतिहासकार हैं, चाहे वो ग्रियर्सन हों, चाहे वो मिश्र बंधु हों, चाहे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हों, उन्होंने अपने ग्रंथों के लिए इस ग्रंथ से बहुत सारी सामग्री का उपयोग अपने ग्रंथों में किया है। इस दृष्टिकोण से यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये थी हमारी आज की कक्षा, जिसमें हमने हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में 2 महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों की आज बात की। एक है तज़किरा-ए शुअराई, जिसके रचनाकार हैं मौलवी करीमुद्दीन, और दूसरा जो ग्रंथ है वह है शिव सिंह सरोज, जिसके रचनाकार हैं शिव सिंह सेंगर। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास की ये प्रामाणिक जानकारियाँ आपके पास पहुँचाते हुए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, ऐसी मेरी आकांक्षा है। वीडियो के अंत में आपको मेरे पिछले जो वीडियो मैंने बनाए हैं उनके लिंक दिए जा रहे हैं, आप उन पर जाएं और उनको ज़रूर देखें, और ऐसे विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुंचाएं जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के विषय में अपनी परीक्षाएं दे रहे हैं और जो सफलता अर्जित करना चाहते हैं। ऐसे विद्यार्थियों तक आप ज़रूर ये वीडियो पहुंचाएं, और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, न करें, लेकिन ये वीडियोस आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।